सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। इस सतत एवं व्यापक मूल्यांकन और दूसरा अधिगम के लिए आकलन और अधिगम का आकलन, बस 3 थे और उसके बाद एक संरचनात्मक मूल्यांकन होता है। बस 4 प्रश्न अगर आपको तैयार है तो लगभग 150 क्वेश्चन इससे आए हैं, लगभग 150 क्वेश्चन, जिसको आज हम भेजेंगे, आप लोग करेंगे। तो यहाँ पे देखिए सतत एवं व्यापक मूल्यांकन को हम कॉन्टिन्यूअस एंड कंप्रहेंसिव इवैल्यूएशन कहते हैं। यानी कभी कभी शॉर्टकट में CCE लिख देता है। तो जब CCE लिखा रहेगा तो आप जान जाइएगा कि वहाँ पे लिखा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब यहाँ पे सतत का मतलब कोई भी ऐसा नहीं होगा जो न जानता हो कि सतत का मतलब क्या होता है, लगातार या निरंतर। ठीक, जैसे हम लोग हर 15 दिन में टेस्ट लेते हैं, तो हर 15 दिन में अगर टेस्ट हो रहा है तो यह कैसा मूल्यांकन है, सतत। अगर यह कड़ी टूट जाती है, एक 15 दिन में टेस्ट हो, अगला टेस्ट जो है 35 दिन में हो, अगला टेस्ट जो है 60 दिन में हो, तो इसका मतलब यह सतत मूल्यांकन नहीं रह गया। मतलब ऐसा मूल्यांकन जो लगातार हो, अगर हर हफ्ते हो रहा है तो हर हफ्ते, जैसे आपका जो सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है, एकदम निश्चित है कि 4-5 महीने में वो आ जाता है, तो वह कैसा मूल्यांकन है, सतत मूल्यांकन है। तो सतत का मतलब ऐसा मूल्यांकन जो लगातार हो। और व्यापक का मतलब क्या होता है, व्यापक का मतलब होता है कि शैक्षिक व सह-शैक्षिक पक्षों का मूल्यांकन। जैसे शिक्षा में मान लीजिए आप अगर कोई डिप्लोमा कर रहे हैं, तो शिक्षा में अगर आपके विषय हैं तो उन विषय में तो आपको नंबर मिलता ही है, इसके अलावा आपको सह शैक्षिक जैसे पर्यावरण में नंबर मिलता है, स्काउट गाइड में नंबर मिलता है, खेल में, संगीत में, ये सब जो कंप्यूटर इत्यादि में अलग से आपको नंबर मिलता है, वो सह शैक्षिक पक्ष है, यानी शिक्षा के साथ चलने वाली पक्ष या प्रक्रिया। जैसे आप देखते हैं कि कक्षा 10वीं का पेपर आप देते हैं तो 70 नंबर जो है आपका लिखित पेपर होता है, तो आपका कैसा हो गया, शैक्षिक, कि आप गणित में 70 नंबर पाए। और जो 30 नंबर आपको विद्यालय से सेशनल दिया जाता है, आपके व्यवहार को देखकर, आपके उपस्थिति को देखकर, आपके जो है लड़ाई झगड़ा इत्यादि जो भी आपकी टाइमिंग इत्यादि देख के, शिक्षकों के साथ कैसा व्यवहार है, वो सब देख के आपको जो 30 नंबर दिया जाता है वही क्या है, सह शैक्षिक पक्ष। हो सकता है एक बालक ऐसा हो जो संगीत बहुत अच्छे से जानता हो, उसे जो टीचर होगा वो 30 में कै नंबर देगा, 30 नंबर देगा, और अन्य बच्चों को हो सकता है कि 29 ही नंबर दे। इसका मतलब कि सह शैक्षिक और शैक्षिक जब दोनों का मूल्यांकन किया जाएगा तो उसी को क्या कहा जाएगा, व्यापक। व्यापक मतलब बहुत ब्रॉड, मतलब बड़े तरीके से। तो अब यहाँ पे देखिए शैक्षिक व सह शैक्षिक पक्षों का मूल्यांकन अगर कहीं पर भी किसी भी ऑप्शन में आ गया तो उसका मतलब आप क्या समझेंगे, व्यापक। इसके अलावा व्यापक का मतलब क्या होता है, व्यापक का मतलब बहुत कुछ न। तो बहुत कुछ में देखिए दूसरा जो आता है आपके ऑप्शन में, वो सीखने के तीनों क्षेत्रों का मूल्यांकन ही क्या कहलाता है, व्यापक मूल्यांकन। सीखने के 3 क्षेत्र ब्लूम ने दिया है। किसने दिया है, ब्लूम ने। जो आप ब्लूम टैक्सोनॉमी पढ़ते हैं, जिसमें जो पहला पक्ष होता है उसे हम ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक पक्ष कहते हैं। जो त्रिभुज में सबसे पहले नंबर पे ज्ञान है, दूसरे पे जो है अवबोध है या बोध है, यही है ना, तीसरे में प्रयोग है। तो ऐसे करके फिर संश्लेषण जो विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन है। तो ये जो पहला आपका है, ये आपका पहला संज्ञानात्मक पक्ष हो गया, और दूसरा क्या हो गया, भावात्मक पक्ष हो गया, और तीसरा क्या हो गया, क्रियात्मक पक्ष। यानी सीखने के तीनों क्षेत्रों का जब आप मूल्यांकन करेंगे, किसी एक का करते तब तो आप कह सकते हैं कि ये संकुचित मूल्यांकन, लेकिन हम कितने पक्षों का कर रहे हैं, 3। कि बच्चे को ज्ञान कितना हुआ, संज्ञानात्मक, बच्चा उस ज्ञान पे क्या भाव प्रकट कर पा रहा है। वीर रस पढ़ तो लिया, लेकिन क्या वीर रस की भावना को वह प्रस्तुत कर पा रहा है। और तीसरा जो है कि वीर रस तो वह पढ़ लिया, क्या उस पर क्रिया कर रहा है। अगर कभी युद्ध करना पड़े, पाकिस्तान से मान लीजिए युद्ध हो रहा है, आर्मी में चला गया बच्चा,
और वीर रस सहित नहीं पढ़ा है, पहले सोचेगा धीरे से क्या हो निकल जाए, तो यहाँ पे जो गोली लगनी है कहाँ पे लग जाएगी, यहाँ पे लग जाएगी। तो मतलब तब जो है वही चीज है कि मतलब बच्चे के जब सारे सीखने के तीनों क्षेत्रों का मूल्यांकन करेंगे तो उसी को क्या कहेंगे, व्यापक मूल्यांकन। भाषा के चारों कौशलों का मूल्यांकन, जैसे अगर भाषा की बात करें, सुबो पली, सुनने बोलने पढ़ने और लिखने। जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, केवल लिखने पे पहले कै नंबर का होता था, 100 नंबर। जैसे लिखित पेपर होता था, मौखिक नहीं होता था, तो लिखित भी होना चाहिए और आपका सुनने बोलने पढ़ने सब पे 25-25 नंबर का क्या करना चाहिए, लेना चाहिए। और चारों कौशलों को मिला के क्या कै नंबर करना चाहिए, 100 नंबर। तो जब भाषा के चारों कौशलों का मूल्यांकन करेंगे तो वह भी क्या हो जाएगा, व्यापक। अगर भाषा के एक कौशल का मूल्यांकन केवल करें, केवल लिखित पेपर 100 नंबर लें, उसे व्यापक मूल्यांकन कह सकते हैं, नहीं कह सकते। ऐसे ही देखिए हार्वर्ड गार्डनर के 9 बौद्धिक योग्यताओं का मूल्यांकन जब हम करते हैं तो उसे भी हम क्या कहते हैं, व्यापक। अगर हार्वर्ड गार्डनर के केवल एक बुद्धि का मूल्यांकन करते, भाषाई बुद्धि का, तो वही संकुचित मूल्यांकन हो जाता। लेकिन जब उनके कई चीजों को ले लिए, 9 बौद्धिक योग्यता को ले लिए, तो वही क्या हो गया, वही आपका जो है व्यापक हो गया। थर्स्टन के 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का मूल्यांकन भी क्या कहलाएगा, व्यापक मूल्यांकन। और सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के पक्षों का मूल्यांकन भी क्या कहलाएगा, व्यापक। इसमें भी कई पक्ष होते हैं। अब जैसे इसी में अपने मन से कुछ जोड़ना चाहें, जैसे आप कह दें स्पीयरमैन का द्वि कारक जो बुद्धि की योग्यता है, तो 2 है कि नहीं है, जब 2 है तो क्या है, व्यापक है। अगर कहते हैं कि थांडाइक के 3 बुद्धि के प्रकारों का मूल्यांकन, तो 3 है कि नहीं है, तो वह क्या है, व्यापक है। अगर केवल कहें कि बिने के एक कारक बुद्धि का, तब क्या हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा, क्योंकि वहां पे कितना हो गया, एक। तो यहाँ पे जो इतनी चीजें लिखी हैं, इतनी के अलावा कोई और भी आपके ऑप्शन में आ सकता है। जो आपके ऑप्शन में आए हुए हैं वही यहाँ पे क्या किया गया है, लिखा गया है। ज्यादातर हम लोग सोचते हैं कि भाषा के चारों कौशलों का मूल्यांकन ही क्या है, व्यापक मूल्यांकन, लेकिन नहीं। सीखने के तीनों क्षेत्रों का, हार्वर्ड गार्डनर के 9 बौद्धिक योग्यताओं का, थर्स्टन के 7 प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का, और सूचना प्रक्रमण सिद्धांत के पक्षों का, सभी का मूल्यांकन करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, व्यापक। यानी ऐसा मूल्यांकन जो लगातार हो और सीखने के चारों जो है, सीखने के चारों कौशल, भाषा के चारों कौशलों का हो, या शैक्षिक के साथ सह शैक्षिक का भी हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, व्यापक। अब दूसरी चीज आ गई कि चाहे मूल्यांकन हो और चाहे आकलन हो, वह किया क्यों जाता है। तो सबसे पहली चीज आप याद रखेंगे कि हमेशा हम मूल्यांकन या आकलन बच्चों में क्या करने के लिए करते हैं, सुधार। ये शब्द अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा कि अगर कहीं पर भी आकलन आए चाहे मूल्यांकन आए, तो हमें एक शब्द याद आना चाहिए, क्या, सुधार। ठीक है। अब बताइए कि हर 15 दिन में आपका जो टेस्ट हम लोग लेते थे, वो टेस्ट क्यों लेते थे, क्यों, क्योंकि वो आपको क्या उस टेस्ट से फेल किया जाता था कि तुम फेल हो, नहीं, बस आपके अंदर क्या कमी रह गई, उस कमी को जानकर उसको हमें अगर लगेगा कि हम सुधार पाएंगे तो हम सुधारेंगे। अगर हमें नहीं लगा तो आपको खुद लगेगा कि हमारे अंदर ये कमी है। मैं इतना पढ़ के आया, वही चैप्टर पढ़ के आया, फिर भी मैं 150 में से या 100 में से केवल 80 नंबर कैसे पाया, जबकि मैं पूरा पढ़ा था। आप खुद का मूल्यांकन करेंगे ना कि मेरे अंदर क्या कमी रह गई, अगले टेस्ट में मुझे क्या सुधार करने की आवश्यकता है। तो यह कुल मिला जुला के जो टेस्ट होता है, आकलन होता है, मूल्यांकन होता है, वह किस लिए होता है, सुधार करने के लिए। इसी सुधार को हम और क्या कह सकते हैं, प्रतिपुष्टि या फीडबैक। मतलब फीडबैक मिलता है, जैसे हमने 100 नंबर का टेस्ट लिया, इसमें से 25 लोग जो है 90 प्लस है, तो हमें लगेगा कि मतलब हमारा पढ़ाना क्या है, कुछ सार्थक है, ट्रैक पे चल रहा है, जो चीज़ें चल रहा है। क्योंकि जो मैं पढ़ा दिया हूँ उससे मैं टेस्ट ले रहा हूँ और उसको बता भी दे रहा हूँ कि ये फला फला चैप्टर से क्या होगा, आएगा। उसके बाद भी अगर 70 नंबर आए, 60 नंबर आए, 55 नंबर आए, 45 नंबर आए, तो आपको अगले में क्या करना चाहिए, और मेहनत करनी चाहिए कि कहाँ मुझसे क्या कमी हो रही है। हो सकता है कि कोई ऐसा भी हो जो जिसको घर पे पूरे प्रश्न याद रहते हों, यहाँ पे आके करने में ज़्यादातर क्वेश्चन क्या हो जाते हैं,
गलत कि ए वाला है कि बी वाला है कि सी वाला है, ए वाला हो जाता है, ठीक। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। फिर उसको अगले में हमको क्या करना चाहिए, सुधारना चाहिए। कोई ऐसा भी रहता है कि जो रोल नंबर वह नहीं भर पाता है कि नहीं। तो इन सब चीज़ों में धीरे धीरे क्या करना चाहिए, सुधार। तो देखिए कुल मिला जुला के सुधार करना, ठीक है, और प्रतिपुष्टि या फीडबैक, ये दो शब्द याद रखेंगे तो आकलन और मूल्यांकन के ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे ही हो जाएंगे, ठीक है। तो देखिए प्रतिपुष्टि या फीडबैक प्रदान करना, निष्पादन का पता लगाना। निष्पादन माने हमने कई बार आपको बताया है परफॉर्मेंस, कि बच्चे की परफॉर्मेंस क्या है, क्या बच्चे की परफॉर्मेंस हमारे पढ़ाने के अनुरूप है कि प्रतिकूल है। तो आप जो है बच्चे की प्रतिपुष्टि या उसके निष्पादन का पता लगाते हैं। और यहाँ पे दूसरा लिखा है अवलोकन करना, रिकॉर्ड करना और सुधार करना। अब देखिए बच्चों ने क्या सीखा, कुछ कमी तो नहीं रह गई, अगर रह गई तो उसका पता लगा के उसको क्या करना, दूर करना। देखिए पता लगाने को हम क्या कहते हैं, निदान, और दूर करने को क्या कहते हैं, उपचार। अभी अगला टैग वर्ड यही आएगा, तो यहाँ पे उस पर ज़्यादातर हम लोग ध्यान नहीं देंगे, बस ये याद रखेंगे कि हम बच्चों का क्या करते हैं, अवलोकन। मूल्यांकन या आकलन से हम बच्चों का अवलोकन करते हैं कि क्या बच्चे में कुछ कमी तो नहीं रह गई, उस चीज़ को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड। देखिए रिकॉर्ड का ही दूसरा नाम है पोर्टफोलियो, ठीक है। किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करना, फाइल बना के रखना ही क्या है, संग्रहित करके संपादित करके रखना ही पोर्टफोलियो। अब सुधार करना मतलब आपका ये आकलन या मूल्यांकन है ही। अगला देखिए क्या है, मूल्यांकन या आकलन जो होता है शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में क्या करता है, सुधार करता है। सब ऑप्शन ही हैं आपके सीटेट के, इसलिए बार बार उस चीज को बताया जा रहा है। अगला है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए। जो मूल्यांकन होता है, आकलन होता है, वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक क्या होना चाहिए, महत्वपूर्ण भाग होना चाहिए। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है। कभी कभी हम लोग टेस्ट इत्यादि को बहुत ज़्यादा हल्के में ले लेते हैं, देते ही नहीं। जब हम देंगे नहीं तो वही हाल होगा कि एक बच्चे को हम उठाए कि बेटा तुम पढ़ो, किताब ऐसे देख रहा है लेकिन पढ़ नहीं रहा, तो वही हाल हमारी भी होगी। अगर हम हर टेस्ट से बचेंगे तो इसका मतलब हम पढ़ तो रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं मतलब आके पढ़ रहे हैं, लेकिन हम उसका मूल्यांकन करना नहीं चाहते। हम अपने दिमाग में बस यही बैठाए रहना चाहते हैं कि हमारा जो चल रहा है वो सही चल रहा है। लेकिन फाइनल जैसे आपको फेल होना है तो आप कई बार टेस्ट में फेल होइए ना, देखिए कि मैं क्यों 80 नंबर पा रहा हूँ। आप डायरेक्ट फाइनल एग्जाम में जाके लड़ने लग रहे हैं, तो वहाँ पे अगर कुछ गड़बड़ाएगा तो अनुभव अगर पहले से नहीं लिए रहेंगे तो इसका मतलब फाइनल एग्जाम में फेल हो गए। तो वहाँ से ज़्यादा आपको यहाँ देना चाहिए, चाहे 10 नंबर आए 20 नंबर आए, आप जितना पढ़े रहेंगे उतने तो आएगा। वो तो आपको खुद बताएगा कि जितना हम पढ़े हैं उतना ही हमारा आया है, अगली बार थोड़ा सा हमको क्या करना होगा, मेहनत करना होगा। अधिगम में प्रगति का पता लगाना कि बच्चा कहाँ तक पहुँच पा रहा है, उसके प्रगति का पता लगाना भी मूल्यांकन या आकलन है। अवधारणाओं, देखिए अवधारणाओं लिखा हो, चाहे संप्रत्यय लिखा हो, चाहे कॉन्सेप्ट लिखा हो, सब एक ही चीज़ है। अवधारणाओं के बारे में बच्चों की स्पष्टता तथा भ्रांतियों को समझना और उसे क्या करना, सुधार करना। अगला है, यहाँ पे देखिए दो नए चीज आ गए हैं, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। देखिए जो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन होता है उसमें आप संरचनात्मक मूल्यांकन भी कर सकते हैं और योगात्मक भी कर सकते हैं, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि योगात्मक मूल्यांकन क्या होता है। तो देखिए योगात्मक मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, योग मतलब क्या होता है, जोड़। ये सत्र के अंत में किया गया मूल्यांकन ही क्या कहलाता है, योगात्मक। देखिए योग मतलब जोड़, पूरा साल जोड़ दीजिए, मतलब सेमेस्टर वाइज परीक्षा नहीं है, डायरेक्ट एक बार जो है आप एडमिशन करवाए अप्रैल में, अब आपकी परीक्षा होगी किसमें, मार्च में, ठीक। यानी 12 महीने बाद, एक साल बाद, यानी सत्र के कब होगी, अंत में। ये अंत शब्द आ गया तो जान लीजिए कि वो योगात्मक मूल्यांकन, सत्र के अंत में किया गया मूल्यांकन क्या कहलाएगा, योगात्मक मूल्यांकन। जैसे आप अप्रैल में नाम लिखाए तो आप सोचते हैं कि अभी तो 12 महीने, जब 3 महीना बीत जाता है तो कहते हैं अभी तो 9 महीने।
जब 3 महीना और बीत जाता है तो कहते हैं अभी तो 6 महीना है, बहुत पढ़ने का समय है, 15 दिन तो हम पढ़ेंगे, पूरा फाड़ देंगे श्री और जी। उसके बाद फिर 3 महीना बीत जाता है तो कहते हैं अभी 3 महीना है, फिर जो 1.5 महीना बीत जाता है तो कहते हैं अभी तो 1.5 महीना है, तब 1.5 महीना नहीं गिनते हैं, 30 और 15 45 दिन अभी है, ठीक। उसके बाद जब 15 दिन रहता है तो बाजार से जाके वो जानवरों वाली रस्सी खोजते हैं कि रस्सी लेके जाके धीरे से घर में रखें और पंखा हो उसी पे क्या करें, रात को टांगे और लटक जाएं। अब तो मामला कुछ क्या हो गया है, सही हो गया है। अब आपको नंबर ज़्यादा मिल जाता है, लोग पास भी कर देते हैं, लेकिन पहले की स्थिति बहुत क्या थी, गंभीर थी। फेल होने के बाद जो है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जो ये चीज़ ना सोचता है, नहीं। तो यही गड़बड़ी थी कि मतलब यही हम लोग सोचते थे कि बहुत समय है, बहुत समय है, बहुत समय है। लेकिन अब जो आ गया वह कौन सा आ गया, संरचनात्मक मूल्यांकन। देखिए संरचनात्मक से इसीलिए बार बार क्वेश्चन आता है। तो संरचनात्मक का मतलब होता है, संरचनात्मक का मतलब होता है कि शिक्षण के दौरान, ये शब्द आपको याद रखना है, उसमें अंत याद रखना है, इसमें दौरान, यानी शिक्षण के दौरान ही किया गया मूल्यांकन क्या कहलाता है, संरचनात्मक। चाहे मूल्यांकन हो चाहे आकलन हो, उससे नहीं मतलब। अब देखिए शिक्षण के दौरान किया गया आकलन ही संरचनात्मक आकलन कहलाता है। जैसे आप सेमेस्टर वाइज एग्जाम को आप मान सकते हैं कि वह कैसा है, संरचनात्मक। एक खत्म हुआ नहीं कि दूसरा क्या हो गया, आ गया, दूसरा खत्म हुआ तीसरा सेमेस्टर, तीसरा खत्म हुआ तो चौथा। अगर यहाँ के लिए आपको बताया जाए, जैसे मान लीजिए मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, पढ़ाते वक्त एक टॉपिक पढ़ाया और कुछ प्रश्न पूछ लिए बीच में ही, पढ़ाई के दौरान ही, तो समझ लीजिए कि वह हम कैसा मूल्यांकन कर रहे हैं, संरचनात्मक। बताइए अगर पढ़ाई के साथ साथ मूल्यांकन होगा तब ज़्यादा प्रभावी होगा कि मतलब हम पूरा पहले सिलेबस खत्म कर दें फिर साल के अंत में जो है एक टेस्ट ले लें, तो वह होगा। तो पढ़ाई के दौरान, इसीलिए आप देखते होंगे बार बार जो क्वेश्चन आता है वह कौन वाला आता है, संरचनात्मक। अगर योगात्मक मूल्यांकन आया तो ये तो नकारात्मक है, निगेटिव है, ज्यादातर क्या होता है, गलत। अब मान लीजिए पूछ लिया योगात्मक मूल्यांकन का मतलब क्या है, तब तो वो बात अलग है, आप बता देंगे सत्र के अंत में किया गया मूल्यांकन ही क्या है, योगात्मक मूल्यांकन। लेकिन शिक्षण के दौरान किया गया मूल्यांकन कौन सा मूल्यांकन कहलाता है, संरचनात्मक। और सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में ये मूल्यांकन भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं, यानी दोनों कर सकते हैं। तो वही चीजें देखिए पढ़िए, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में संरचनात्मक और योगात्मक दोनों आकलन का प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पे दो चीजें आपको नई जाननी है कि जो संरचनात्मक मूल्यांकन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, निर्माणात्मक। देखिए इसको याद नहीं करना, रटना नहीं। देखिए संरचना का मतलब किसी चीज का क्या करना, निर्माण करना, सृजन करना। अभी इसी को सृजनात्मक अधिगम का वो जो है आकलन कह दिया जाए तब भी वो क्या है, सही है। तो संरचना का मतलब होता है निर्माण करना, बस इतना याद रखना है। और याद हमेशा रखना है संरचनात्मक मूल्यांकन ही। बाई चांस संरचनात्मक मूल्यांकन ऑप्शन में ना आके निर्माणात्मक आ गया तो आप निर्माण जो है, निर्माण किसको पढ़े थे, संरचना को, तो आप संरचना वाले से रिलेट करके मार देंगे कि वही संरचना को ही तो क्या कहते हैं, निर्माणात्मक। अब यहाँ पे एक नई चीज है कि अधिगम के लिए आकलन। देखिए के लिए आकलन और अधिगम का आकलन, ये शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको यहाँ पे इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि बहुत आसान किया गया है। अगर संरचनात्मक मूल्यांकन आपको पता है तो समझिए अधिगम के लिए आकलन भी आपको पता है। संरचनात्मक मूल्यांकन का मतलब होता है शिक्षण के दौरान किया गया मूल्यांकन, तो उसी संरचनात्मक मूल्यांकन को ही हम अधिगम के लिए आकलन कर देंगे। यानी शिक्षण के दौरान किया गया मूल्यांकन ही क्या कहलाएगा, अधिगम के लिए आकलन। जैसे मान लीजिए एक आदमी है जो खाना बनाते हैं उसको क्या कहते हैं, रसोइया है मान लीजिए। वो रसोइया या बावर्ची खाना बना रहा है और खाना बनाते वक्त ही जो है जब वो मसाला बढ़िया से बना रहा है, मान लीजिए पार्टी वोटी हुई मीट उट की, तो मसाला जब बना रहा है तो थोड़ा सा लेके हाथ पे क्या कर रहा है, चख रहा है। तो बताइए
मसाला अभी पक रहा है, इसका मतलब शिक्षण के दौरान है, एकदम पक नहीं गया है, खत्म नहीं हुआ। लास्ट में अगर वही काम लास्ट में करता तो योगात्मक मूल्यांकन हो सकता था, लेकिन वो बीच में ही क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है कि नमक वमक सही है कि नहीं, मसाला वसाला सही है कि नहीं, दोबारा मसाला इसी में डाल दे। ठीक, तो उसे आप क्या कहेंगे, अधिगम के लिए आकलन। अगर अधिगम के लिए आकलन आपके ऑप्शन में नहीं है तो इसी को अधिगम के रूप में आकलन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्योंकि एक दो बार आया है अधिगम के रूप में आकलन, तो आप जानते रहिएगा कि ये दोनों लगभग सेम है, थोड़ा सा क्या है अंतर है, लेकिन उदाहरण मिलते जुलते आपको मिलेंगे। ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया कि नहीं कि अधिगम के लिए आकलन किसे कहेंगे, अधिगम के लिए आकलन शिक्षण के दौरान। अब उदाहरण कोई भी हो, आपको उसको देखना है कि दौरान हो रहा है कि अंत में हो रहा है। अगर दौरान होगा तो समझ जाएंगे कि अधिगम के लिए आकलन है, संरचनात्मक आकलन है या निर्माणात्मक आकलन है। ठीक, अब दूसरा आ गया क्या, योगात्मक। ठीक है, योगात्मक का मतलब है सत्र के अंत में किया गया आकलन, और इसी योगात्मक को ही हम अधिगम का आकलन कहते हैं। के लिए वाला संरचनात्मक और का वाला योगात्मक, यानी सत्र के अंत में कोई भी काम हो रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक शिक्षिका है, वो बच्चों को ले गई इलाहाबाद, आनंद भवन का क्या करवाई, भ्रमण करवाई, वहां पे कोई प्रश्न नहीं पूछी। उसके बाद जब आई अगले दिन क्लास करने, मतलब शिक्षण खत्म हो गया, इलाहाबाद से आ गई, रूम में बैठे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तब पूछ के उसको खूब पीट रहे हैं, बच्चा भूल गया है, तो वहां पे किया गया आकलन क्या कहलाएगा, अधिगम का आकलन, क्योंकि वो सत्र के अंत में किया गया आकलन। तो जो सत्र के अंत में किया जाएगा उसे आप अधिगम का आकलन कहेंगे या योगात्मक कहेंगे या इसी को क्या कहेंगे, संकलनात्मक। देखिए यहां पर भी याद करने की जरूरत नहीं, योग का मतलब क्या है, जोड़, मतलब जो काम हो गया उसके एकदम अंत में। वैसे हम चीजों को, वहां पे आनंद भवन में गए थे तो बच्चे चीजों को संकलित कर रहे थे, एकदम जोड़ रहे थे, और लास्ट में जब हम यहाँ पे आए हैं तब बच्चों से प्रश्न किया गया है संकलन के बाद या योग के बाद, तो उसी को हम संकलनात्मक या योगात्मक कहेंगे, और उसी को हम अधिगम का आकलन। जिनको अगर ये लग रहा होगा कि हमारा मतलब ठीक ठाक तैयार हो गया, तो देख के जाएंगे जरूर, क्योंकि यह बार बार क्या हो जाएगा, भूल जाएगा, आपको लगेगा कि अधिगम के लिए आकलन था कि अधिगम का आकलन था। तो आप इसको याद करेंगे किसी तरीके से, के लिए का मतलब संरचनात्मक और का मतलब योगात्मक। समझ में आ गया ना। अब देखिए इसके बाद अगला जो टैग वर्ड है